न्यूज़ खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। पेश हैं देश विदेश की कुछ खास खबरें। आज हम सबसे पहले बात करेंगे गोवा के नाइट क्लब में आग लगने के मामले में आरोपी लूथरा भाइयों की थाईलैंड में गिरफ्तारी और अब प्रत्यर्पण की। साथ ही यूपी में सीएम योगी के अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ मास्टर प्लान पर भी रिपोर्ट दिखाएंगे और चलते चलते बात यूपी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की काउंटडाउन की करेंगे। तो चलिए अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। गोवा के नाइट क्लब में आग लगने के मामले में आरोपी लूथरा भाइयों को थाईलैंड में हिरासत में लिया गया। अब उन्हें भारत प्रत्यर्पण के बाद मुकदमे का सामना करना होगा। अधिकारियों ने बताया कि नाइट क्लब में आग लगते ही लूथरा भाइयों ने देश छोड़ने की तैयारी कर ली थी। ये रिपोर्ट है। 6 दिसंबर को गोवा के अरपोरा इलाके में स्थित बिर्च बाय रोमियो नाइट क्लब में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया था। इस घटना में 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी और कई लोग घायल भी हुए थे। हादसे के बाद क्लब के मालिकों लूथरा ब्रदर्स सौरभ और गौरव लूथरा मुख्य आरोपी बनाए गए। फिलहाल थाईलैंड पुलिस ने गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपियों सौरभ लूथरा और भाई गौरव लूथरा को हिरासत में लिया है, जो नाइट क्लब में आग लगने के बाद भारत से फरार चल रहे थे। बता दें कि अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हुई। अधिकारियों ने जानकारी दी कि नाइट क्लब के सह मालिकों के खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था और उन्हें भारत सरकार के अनुरोध पर हिरासत में लिया गया। दोनों आरोपी फिलहाल थाईलैंड के फुकेट में हैं। उन्होंने भारत लाने की प्रक्रिया चल रही है। अधिकारियों के मुताबिक दोनों ने आग लगने की खबर मिलने के केवल 1 घंटे बाद 7 दिसंबर की रात 1:17 पर फुकेट के लिए अपनी टिकट बुक की। जब पुलिस और प्रशासन आग पर काबू पाने और कर्मचारियों को बचाने में लगे हुए थे, तब ये दोनों इंडिगो की उड़ान से भारत छोड़कर चले गए। गोवा पुलिस ने उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से संपर्क किया था। वहीं दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को लूथरा भाइयों को अस्थायी सुरक्षा देने से इनकार किया है। उनके वकीलों का दावा है कि लूथरा देश छोड़कर नहीं बल्कि व्यावसायिक यात्रा पर है और वो नाइट क्लब के मालिक नहीं है बल्कि लाइसेंस रखने वाले हैं। उन्होंने कहा कि क्लब का रोजमर्रा का संचालन स्टाफ करता है, जिससे सीधी जिम्मेदारी लूथरा भाइयों पर नहीं आती है। आपको ये बताया मैंने कि उनकी एलओसी खोल दी गई है और वो लोग इंडिया में नहीं हैं और हम लोग सीबीआई और इंटरपोल की मदद से उनको वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नो, दे वर नॉट इन गोवा ऑन द इंसिडेंट। कैसे पकड़े गए लूथरा बंधु? जाहिर तौर पर सौरभ और गौरव लूथरा, जो कि गोवा के बर्च बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब में भीषण अग्निकांड के सहमालिक हैं, घटना के तुरंत बाद भारत से भागकर थाईलैंड के फुकेट चले गए थे। अब उनकी गिरफ्तारी से भारत सरकार हरकत में आ गई है। आपको बता दें कि गोवा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर और एफआईआर दर्ज की थी। आखिर गोवा पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई ने दोनों भाइयों के खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। ये नोटिस किसी व्यक्ति की पहचान, स्थानीय आपराधिक गतिविधियों से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए जारी किया जाता है। वहीं पासपोर्ट निलंबित होने के कारण थाईलैंड में उनकी उपस्थिति अवैध हो गई है। इसी आधार पर भारत अधिकारियों के सहयोग पर और अनुरोध पर थाईलैंड पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। सूत्रों के अनुसार वो फुकेट में किसी होमस्टे में छिपे थे ताकि होटल में बायोमेट्रिक जांच से बच सके। चर्चा करें, हाउस चल रहा है। इंडिगो की फ्लाइट है रद्द, लेकिन आज 5:30 बजे इंडिगो फ्लाइट के अंदर जो लूथरा ब्रदर्स दोनों भाई है, जो गोवा के नाइट क्लब में आग लगी, 27 लोग मारे गए और इंडिगो फ्लाइट से दोनों भाई भाग गए यहीं से। पार्लियामेंटली इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। कौन सी थाईलैंड से प्रत्यर्पण की क्या है प्रक्रिया? भारत और थाईलैंड के बीच प्रत्यर्पण संधि लागू है, जो कि 2013 में हुई थी। ये संधि कानूनी रूप से एक देश को दूसरे देश में भगोड़े अपराधी को वापस भेजने की अनुमति देती है। लूथरा भाइयों के पासपोर्ट निलंबित किए जा चुके हैं। थाईलैंड में उनकी मौजूदगी अब अवैध है। ऐसे मामलों में कानूनी रूप से उन्हें उनके मूल देश भारत भेजना आसान होगा। इसमें प्रत्यर्पण की लंबी कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। गोवा पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की एक टीम उन्हें वापस लाने के लिए थाईलैंड रवाना हो गई है। भारत लाए जाने के बाद क्या? थाईलैंड से भारत लाए जाने पर लूथरा भाइयों को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गोवा पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और उन्हें संबंधित अदालत में पेश किया जाएगा।
लूथरा भाइयों पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। दिल्ली की एक अदालत पहले ही उनकी जमानत याचिका को खारिज कर चुकी है। बता दें कि उधर अग्निकांड के मामले में नाइट क्लब के संचालक अजय गुप्ता को साकेत कोर्ट ने 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस को सौंप दिया है। अजय गुप्ता को घटना की जांच के सिलसिले में दिल्ली में हिरासत में लिया गया था। गोवा पुलिस ने उन्हें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और ट्रांजिट रिमांड की मांग की। कोर्ट ने इंडिगो परिचालन संकट को देखते हुए 36 घंटे की रिमांड मंजूर की। जज ने निर्देश दिए हैं कि अजय गुप्ता की रीढ़ की हड्डी की चोट और अन्य मेडिकल समस्याओं का विशेष ध्यान रखा जाए और समय पर दवाइयां दी जाए। अजय गुप्ता के खिलाफ पहले ही लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था क्योंकि पुलिस उन्हें दिल्ली स्थित घर नहीं ढूंढ पाई थी। स्पेशल डेस्क की न्यूज इंडिया। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठ और फर्जी पहचान पत्रों के खेल पर लगाम लगाने के लिए मजबूत अभियान शुरू कर दिया। सरकार के इस नए मास्टर प्लान का मकसद है कि राज्य में सक्रिय रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी नेटवर्क को जड़ से उखाड़ना और उनकी एंट्री भविष्य में दोबारा हर संभावना एंट्री की खत्म करना। ये रिपोर्ट देखिए। अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के पहचान और निष्कासन पुलिस, खुफिया एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से यूपी के विभिन्न जिलों, विशेष रूप से सीमावर्ती और बड़े शहरों में अभियान। रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की व्यापक पहचान के लिए डोर टू डोर सर्वे सत्यापन, पहचाने गए अवैध घुसपैठियों का बायोमेट्रिक डेटा संग्रह, बायोमेट्रिक डेटा राष्ट्रीय डेटाबेस से जोड़ना ताकि भविष्य में उनके किसी भी प्रयास को विफल किया जा सके। पहचान सुनिश्चित होने के बाद उन्हें निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके मूल देश वापस भेजने की कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने घुसपैठियों और फर्जी पहचान पत्रों के अवैध खेल पर पूर्ण रूप से लगाम लगाने के लिए जो व्यापक अभियान शुरू किया है, इस मास्टर प्लान का मुख्य लक्ष्य राज्य में सक्रिय रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी नेटवर्क को जड़ से खत्म करना और उनकी भविष्य में दोबारा एंट्री की हर संभावना को मिटाना है। बताया जा रहा है कि एसआईआर सर्वे के जरिए पकड़े जाने वाले घुसपैठियों की सिर्फ पहचान नहीं होगी, बल्कि पहली बार हाईटेक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। ये डेटाबेस पूरे देश की सुरक्षा तंत्र से साझा होगा ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नए नाम, नई उम्र, नया पता और नए दस्तावेज के साथ दोबारा ना घुस सके। प्रदेश सरकार ने जो रोड मैप तैयार किया उसमें पहली बार घुसपैठियों का विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार होगा। सभी पकड़े गए लोगों की बायोमेट्रिक प्रोफाइल, चेहरे की पहचान, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और परिवार रिश्तों का पूरा रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। हर संदिग्ध व्यक्ति का नाम नेगेटिव लिस्ट में शामिल होगा। नेगेटिव लिस्ट में जाने के बाद व्यक्ति आधार, पैन, मोबाइल, सिम, बैंक अकाउंट, वोटर आईडी किसी भी पहचान पत्र के लिए अयोग्य माना जाएगा। हाईटेक सिस्टम के लिए पता लगाया जाएगा कि कोई घुसपैठिया कब से किस इलाके में किस पहचान के साथ छिप कर रह रहा था। इतना ही नहीं, फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले नेटवर्क पर जेल और गैंगस्टर तक की कार्रवाई हो सकती है। मास्टर प्लान लागू करने का निर्देश, यूपी के आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करना, सरकारी योजनाओं के लाभ को केवल वास्तविक और पात्र नागरिकों तक सीमित रखना, जनसांख्यिकी बदलाव की कोशिशों को रोकना और राज्य के मूल निवासों के अधिकारों की रक्षा करना। अभियान घुसपैठ और फर्जीवाड़े के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा। आपको बता दें कि पिछले 2 दशकों में फर्जी आईडी बनाकर अवैध तरीके से रहने वाले विदेशी नागरिकों का एक ऐसा नेटवर्क विकसित हुआ है जो शहर दर शहर अपनी नई पहचान बनाकर आगे बढ़ता रहा। किसी शहर में पकड़े जाने में वे तुरंत नई जगह नई पहचान के साथ फिर बस जाते। ये पूरा खेल फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह की मदद से चलता था। योगी सरकार का नया प्लान इसी पूरी चेन को तोड़ने पर केंद्रित है। बता दें कि योगी सरकार ने निर्देश जारी किया है कि राज्य के सभी 17 नगर निगमों में एक रैन बसेरे को अस्थायी डिटेंशन सेंटर में बदला जाएगा। किस रैन बसेरे को इसके लिए चुना जाएगा, ये निर्णय संबंधित नगर निगम लेगा, जबकि सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस को होगी। हर मंडल में पकड़े जाने वाले अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को उसकी मंडल के डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। इससे मॉनिटरिंग आसान होगी और फरारी की संभावना कम रहेगी। फिलहाल गोरखपुर के डिटेंशन सेंटर की तस्वीर सामने आई है, जहां सिक्योरिटी के तगड़े इंतजाम किए गए हैं।
रैन बसेरे को डिटेंशन सेंटर का रूप दिया गया है। आपको बता दें कि योगी सरकार के आदेश के बाद घुसपैठियों के लिए गोरखपुर में 3 मंजिला बिल्डिंग में डिटेंशन सेंटर बनाया गया है, जहां 50 लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। 30 पुरुषों के लिए और 20 महिलाओं के लिए दर्जनों बेड की व्यवस्था है और ठंड से बचने के लिए कंबल आदि रखे गए हैं। वहीं बच्चों के लिए अलग कमरा है, किचन और फैमिली रूम भी। इसके साथ ही शौचालय और स्नान घर का भी इंतजाम किया गया है। 3 हिस्सों में बटा अभियान। बता दें कि योगी सरकार का पूरा अभियान 3 हिस्सों में बटा है, जिसमें पहचान, नेटवर्क और रोकथाम में बांटा गया है। बता दें कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, फिंगरप्रिंट, आइरिस डेटा, आवाज का विश्लेषण का उपयोग करके घुसपैठियों की एक ऐसी पहचान तैयार की जाएगी जिसे बदलना असंभव होगा। एक साथ ही पकड़े गए घुसपैठियों को ये पता लगाया जाएगा कि फर्जी दस्तावेज कहां से तैयार हुए, किसने कराए और कौन लोग नेटवर्क में शामिल हैं। किन क्षेत्रों में छुपा कर रहना आसान था, ये जानकारी पूरे प्रदेश में समानांतर जांच चलाने वाली टीमों को दी जाएगी। नेगेटिव लिस्ट के आधार और पासपोर्ट, वोटर लिस्ट बैंक और टेलीकॉम कंपनियों तक साझा किया जाएगा, जिससे न कोई नया आधार बनेगा, न कोई बैंक खाता खोल पाएगा, न सिम कार्ड जारी हो पाएगा। मतलब दूसरी बार घुसपैठ की संभावना खत्म। सभी जिलों पर सीएम योगी की पैनी निगाह। खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय हर जिले में चल रहे एसआईआर सर्वे की रिपोर्ट सीधे मॉनिटर कर रहा है। जिला स्तर से आने वाली प्रगति रिपोर्ट का विश्लेषण लखनऊ में बने केंद्रीकृत कंट्रोल रूम में किया जा रहा है कि जिले में कितने संदिग्ध मिले, कितनों की बायोमेट्रिक प्रोफाइल बनी और किन लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए, कौन से इलाके हॉटस्पॉट हैं। ये सभी आंकड़े अधिकारियों को प्रतिदिन भेजे जा रहे हैं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। यूपी में भाजपा संगठन चुनाव के तहत प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रांतीय परिषद के सदस्यों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। 16 दिसंबर से खरमास लगने से पहले चुनावी प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश है। प्रदेश में पिछले साल अक्टूबर से संगठनात्मक चुनाव चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए 51% जिला अध्यक्षों का चयन जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक सबसे मजबूत दावेदारी किसी ओबीसी चेहरे की मानी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। ये है प्रदेश अध्यक्ष चयन की प्रक्रिया। भाजपा संविधान के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में प्रदेश परिषद सदस्य भाजपा विधानमंडल दल के सदस्यों का 10% और यूपी कोटे के लोकसभा व राज्यसभा सांसदों का 10% मतदाता के रूप में शामिल होंगे। यूपी में भाजपा के 258 विधायक, 79 एमएलसी, 33 लोकसभा सांसद और 24 राज्यसभा सांसद है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की कवायद तेज हो गई है। बता दें कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और पार्टी जल्द ही नए चेहरे की घोषणा करने की तैयारी में है। ऐसी खबरें आ रही कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व यूपी में संगठन की कमान ओबीसी समुदाय के किसी चेहरे को सौंपने का विचार कर रहा है। खासकर गैर यादव ओबीसी पर दांव खेलने का प्लान है। ये कदम अखिलेश यादव की पीडीए रणनीति का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया को इसी सप्ताह पूरा कराए जाने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2026 के पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा में प्रदेश संगठनात्मक ढांचे को अंतिम रूप देने की कवायद तेजी पकड़ चुकी है। हाल ही में पार्टी ने 84 जिलों से 327 प्रदेश परिषद सदस्यों की सूची जारी कर दी। प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के निर्देश पर जिला चुनाव अधिकारियों ने घोषणा की है। इसके साथ ही माना जा रहा है कि यूपी भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। खरमास शुरू होने से पहले नया प्रदेश चार्ज संभाल सकते हैं। दरअसल अभी प्रदेश की भूमिका में भूपेंद्र चौधरी है और उनका कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। प्रदेश परिषद सदस्य ही आगामी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव में मतदाता की भूमिका निभाएंगे। इसके लिए इनकी सूची जारी करना चुनावी प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत माना जा रहा है। भाजपा ने अभी तक 28 संगठनात्मक जिलों में 84 जिलाध्यक्ष घोषित किए हैं। इन्हीं जिलों में परिषद सदस्यों की सूची जारी कर दी गई है, जबकि शेष 14 जिलों में नए जिलाध्यक्ष बनाए जाने का इंतजार है। दावेदारों की रेस में ये चेहरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह,
केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष के औपचारिक चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल के कार्यक्रम का इंतजार है। सूत्रों के अनुसार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद पर ओबीसी नेता को आगे लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। यह रणनीति विपक्ष के पीडीएफ फॉर्मूले की काट मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद पर ओबीसी नेता को आगे लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। यह रणनीति विपक्ष के पीडीएफ फॉर्मूले की काट मानी जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष के दावेदारों के दौर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, कैबिनेट मंत्री सतपाल सिंह, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद का नाम चल रहा है। सूत्र का दावा है कि एक बड़े संगठनात्मक नेता मौजूदा पद पर रहते हुए भी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के इच्छुक है। बता दें कि प्रदेश में पिछले साल अक्टूबर से चल रहा संगठनात्मक चुनाव इस वर्ष मार्च में कुल 98 में से 70 जिलाध्यक्षों की घोषणा के साथ आगे बढ़ा था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।